हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट वेस्ट जोन टास्क फोर्स की जानिब से बंजारा हिल्स में किए गए ऑपरेशन में 2 गाड़ियों के साथ 30 करोड़ 75 लाख 30 हज़ार रुपये का कैश जब्त किया गया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि DCP टास्क फोर्स की निगरानी में ये ऑपरेशन किया गया और इन्होंने ये कैश इनकम टैक्स के हवाले करने की इत्तला दी। नमस्कार, आज हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक इम्पॉर्टेंट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक बंजारा हिल में एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जिसके मुताबिक 2 गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो और हुंडई एक्सेंट के साथ कैश 3 करोड़ 75 लाख 30 हज़ार रुपये का कैश सीजर हुआ। इस ऑपरेशन में जो 4 लोग से ये सब चीज़ बरामद हुआ है, उनका डिटेल इस प्रकार है। ईश्वर दिलीप जी सोलंकी जो पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं, हरीश राम भाई पटेल जो पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं, अजीत सिंह आर धोदिया ये गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं, और राठौड़ कनक सिंह नथुभा ये सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के रहने वाले हैं। ये जो इम्पोर्टेंट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आया था, जिसके मुताबिक 2 गाड़ियों में ये 4 लोग स्कोडा शोरूम रोड नंबर 12 बंजारा हिल के पास DCP टास्क फोर्स के लीडरशिप में ये पूरा ऑपरेशन हुआ, जिसमें ये दोनों गाड़ी का इंटरसेप्शन हुआ। और उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ बॉम्बे के कंपनी का नाम भी है इसमें, P विजय एंड कंपनी, और कुछ और भी नाम हैं जैसे कमलेश शाह नेटिव ऑफ हैदराबाद, और इस तरह के लोग दिनेश और गिरी। ये पूरी छानबीन, इनकी जानकारी, क्वेश्चनिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अब शुरू होगी। हमारे तरफ से अब ये पूरा कैश अमाउंट, गाड़ी और ये 4 आदमी है, ये क्वेश्चनिंग के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया जाएगा। ये पूरे ऑपरेशन में हमारे OSD राधाकिशन राव, इंस्पेक्टर गट्टू मल्लू, SI रंजीत कुमार, मल्लिकार्जुन और टास्क फोर्स की पूरी टीम शामिल थी, और इसके लिए हमारे तरफ से उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। मजलिसी रुकने असम्बली हल्का कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने आज असम्बली इजलास में वाइट राशन कार्ड होल्डर्स को पेश आ रहे मुश्किलात से हुकूमत को वाकिफ करवाया, जिस पर हुकूमत ने मुश्किल को हल करने का तयक़ुन दिया। सर, आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, शहर हैदराबाद के अंदर लॉकडाउन से पहले कई वाइट राशन कार्ड्स को, जो हज़ारों की तादाद में वो वाइट राशन कार्ड को कैंसिल किया गया। जिस वक्त लॉकडाउन हुआ तो अपने कार्ड लेकर शॉप्स को जाने के बाद वहाँ पर जैसा कि शॉप के ओनर्स ने बताया कि आपका राशन कार्ड को कैंसिल किया गया, और सबसे पहली बात, जितने भी वाइट राशन कार्ड को कैंसिल किया गया उन तमाम कार्डों को बहाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि गरीब आवाम वाइट राशन के कार्ड के ज़रिए आरोग्यश्री का जो स्कीम है उससे आवाम को महरूम होना पड़ रहा है। और पिछले 3-4 साल पहले वाइट राशन कार्ड्स के नए इंक्वायरी होने के बाद भी आज वो कार्ड्स को दिया नहीं जा रहा है, और नए राशन कार्ड्स को भी देने की ज़रूरत है, और उस राशन कार्ड बनने के बाद गरीब आवाम का कई फ़ायदा हो सकता है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताऊँ। मिनिस्टर गाరు గౌరవ సభ్యులు కౌసర్ గారు చెప్పిన విధంగా వారి ప్రశ్న నోట్ చేసిన అధ్యక్ష, తప్పక ప్రభుత్వం పరిశీలించి తగు చర్యలు తీసుకుంటారు అధ్యక్ష. ప్రకాష్ लॉकडाउन के पेश नज़र बेशुमार लोग बेरोजगार होते देखे गए, जिनमें अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं रहा। अलगर्ज स्विगी फूड डिलीवरी बॉयज़ का भी यही हाल है, जिनकी तनख्वाहें रोकी जा चुकी है, और स्विगी के निज़ाम में तब्दीली पर डिलीवरी बॉयज़ ने किया एहतजाज। मोहम्मद फयाजुद्दीन
बोलिए क्या डिमांड है? ये को प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है साहब। मेरे को जो है ना ऑलरेडी 15 की आईडी है, जो बच्चे जो है ना 35 की आईडी को तो 15 कर चुके हैं। उस हिसाब से जो है ना वो आईडी 35 चाहिए, मेरी भी आईडी मेरे को 35 चाहिए, क्योंकि और हम जो जोन में जा रहे हैं यहाँ से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर भेज रहे हैं, जैसे कि 6 रुपये किलोमीटर, जबकि मार्केट पहला प्राइस था 8 रुपये किलोमीटर था। 8 रुपये किलोमीटर कम कर दिया है, अभी वो 6 रुपये किलोमीटर कर दिया है। जैसे कि 12 से 15 किलोमीटर भेज कर भी जो है ना 60 से 65 रुपया 60 to 65 रुपीज़ मिल रहा है अभी। कभी तो 55 ही मिल रहा है, कभी ऐसा हो जा रहा है कि ऑर्डर प्लस बैच ऑर्डर मिला के क्या कर रहे हैं मालूम है, ये 35 प्लस वो 25 मिला के दोनों को काउंट करके जो है ना 65 एक दे रहे। एक डिलीवरी में दो काम नहीं कर रहे हैं सर। एक फर्स्ट डिलीवरी सेकंड डिलीवरी में जो है ना 65 में 2 वर्कआउट हो जा रहे हैं मेरे को, एक सिंगल, जबकि 65 में एक वर्कआउट होता था मेरे को, अब के 2 वर्कआउट हो जा रहे हैं सर। तो उस हिसाब से मेरे को जो है ना सर कि मेरे को कंपनी से लॉस है, जबकि मैं 1-1 लाख 50-50 60-60 हज़ार की गाड़ी ले लेके करके मैं कंपनी को पे आउट, चलो मेरे को कंपनी से वर्कआउट मिल रहा है बोल के मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे को जो है ना सर अभी ऐसा मिल रहा है, तो फिर मैं किस हिसाब से कंपनी में काम कर पाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम शेख सलाउद्दीन है। मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। आप लोग सबको मालूम है सिग्वी के झूठे वादे, जो लास्ट 1 मंथ बैक ने कहा कि हम आपके प्रॉब्लम्स शार्ट आउट करेंगे। जैसा कि हम लोग लास्ट मंथ में पैन इंडिया लेवल में हम लोग सम सेलेक्टेड सिटीज़ में हम लोग सिग्वी के ख़िलाफ़ आवाज़ दिए थे, चाहे चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, जयपुर और बहुत सारे शहर में, हैदराबाद के साथ मिलके हम लोग आवाज़ लगाए थे, अब हमारी आवाज़ सुनाए थे। मगर अभी भी हमारी आवाज़ को पेंडिंग रखा गया, अभी भी हमारे डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं किया गया। हम फिर से आज के तारीख में हम लोग इंडिया में और हैदराबाद के अंदर फिर से हम लोग सिग्वी के ऊपर हमारे चार्टेड डिमांड्स जो है, आपको मालूम है जो सिग्वी के हमारे जो पहले के इंसेंटिव्स है वो तो निकाल दिया गया, और स्पेसिफाइली रेन का इंसेंटिव था वो निकाल दिया गया, जो किलोमीटर का था वो कम कर दिया गया, और साथ ही साथ जो मिनिमम का था 35 रुपीज़ से 15 रुपीज़ को किया, वो भी मालूम है। ये सब के फिर सेम डिमांड्स हम रखते हुए सिग्वी कंपनीज़ के सामने हमारे डिमांड्स रख के हम लोग स्ट्राइक पे उतरे। आज के तारीख से हमारा स्ट्राइक आज से कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे डिमांड्स फुलफ़िल रहेंगे। एट द सेम टाइम हमारी बात ये भी है, फिर से अगर जा सिग्वी फिर से देखिए, आप देख सकते सिग्वी जो है झूठे वादे करके, झूठे बातें बोल के गाइडलाइंस, रॉन्ग गाइडलाइंस दे रहा पब्लिक में। आप देख सकते पूरे स्टेटमेंट के अंदर जो सिग्वी स्टेटमेंट दे रहा, ट्विटर पे हो या सोशल मीडिया पे हो या चाहे प्रेस में हो, पूरा झूठा वादा है कि वो बोल रहा कि हम लोग 75 रुपीज़ भी दे रहे डिलीवरी बॉय के लिए। तो प्रूफ करिए 75 रुपीज़ कौन से डिलीवरी बॉय को दे रहे। अगर जब 75 रुपीज़ जब डिलीवरी बॉय के पास मिलता तो हम स्ट्राइक के लिए क्यों जाएंगे। हम स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे को स्ट्राइक करने का कोई मकसद ही नहीं है। मगर यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिग्वी टोटली रॉन्ग गाइडलाइंस दे रहा, पब्लिक को भी रॉन्ग गाइडलाइंस दे रहा, इधर डिलीवरी बॉयज़ को भी रॉन्ग गाइडलाइंस दे रहा। आज अगर जहाँ डिलीवरी बॉयज़ को पेट में जलन नहीं थे तो हम लोग कोई स्ट्राइक पे नहीं उतरते थे, हम लोग कहीं पे भी स्ट्राइक नहीं करते थे। अगर जहाँ हमारे को दर्द रहने की वजह से, हमारे को तकलीफ़ रहने की वजह से ही हम लोग स्ट्राइक में उतर रहे हैं, आप लोग को पता है। लिहाजा हमारी स्ट्राइक को मजबूत बनाइए, और अगले आने वाले दिनों में भी हम लोग पैन इंडिया लेवल में सोचेंगे इसके ऊपर। 1-2 दिन के अंदर अगर जब यहाँ पे शॉर्ट आउट निकले तो पूरा पैन इंडिया लेवल में हम लोग सिग्वी का स्ट्राइक का फिर से आगाज़ देंगे। हाँ भाई, हम गच्चीबौली कोंडापुर से बात कर रहे हैं भाई। हाँ, ये है सिग्गी में ये चल रहा पूरा मसला कैसा है बोलो तो, हमारे को रोड पे कैसा हो रहे, ये खाने को मिल बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे आगे ज़िंदगी। एक 15 रुपये को दे रहे, 10 किलोमीटर तक हमारे को भगा रहे, इतना मुश्किल हो रहा है हमारा ज़िंदगी। पूरा बीवी बच्चों फैमिली इतना रो के मर रहे। 15 रुपये की कहाँ जाना, हम कैसे ज़िंदगी गुजरना है, बारिश में फिरना है, ये क्या है पूरे समझ में नहीं आ रहा है। ये कंपनी हमारा कब तक है, हमारा खून पी रहे, हमारा खून पी रहे कंपनी। ये कैसा, ये कोई पूछने वाला नहीं कंपनी की। मेरा नाम राम है, सुरभि राम। क्या है आपका क्वालिफिकेशन? मेरा क्वालिफिकेशन बीटेक स्टूडेंट हूँ मैं। बोलिए आपका क्या डिमांड है? मेरा डिमांड है कि 35 रुपये पर ऑर्डर है, 1000 रुपये का तो 300 रुपीज़ इंसेंटिव चाहिए। अभी वो नहीं दे रहे, 600 करे तो 200 रुपये दे रहे, 15 रुपये अभी ऑर्डर है वैल्यू। हम लोग बारिश में मेहनत कर रहे, परसों में कुरिया पाँव को मार लग गया मेरे को, 10,000 रुपये और कंपनी 1 रुपये नहीं दिया। अभी करंट आके मर गए तो अभी कोई 1 रुपये नहीं।
मजलिसी रुकन असम्बली हल्का मलकपेट अहमद बलाला ने मुतालबा किया कि पुराने शहर में भरोसा सेंटर कायम किया जाने का वादा किया गया था, इसे जल्द कायम करें ताकि वुमेंस और चाइल्ड हुकूक से अवाम सही तौर पर इस्तेफादा हासिल कर सके। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत MHA के ज़रिए कितना फंड्स अभी तक खर्चा किया गया, और जैसे कि पहले भी बताया गया था कि पुराने शहर के अंदर भरोसा सेंटर कायम किया जाएगा जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स आएंगे, तो वहाँ पर वुमेंस के लिए, वुमेंस पुलिस स्टेशंस के लिए और वुमेंस के कई मसाइल के लिए और वहाँ पर नौकरियों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। तो इससे पहले भी ये प्रपोज किया गया था और वादा किया गया था कि पुराने शहर के अंदर भरोसा सेंटर कायम किया जाएगा। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसके अंदर फंड्स अलोकेट कर MHA के ज़रिए भरोसा सेंटर्स कायम करे ताकि पुराने शहर के जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल है, वुमेंस और चाइल्ड के अपने इनके हुकूक के मसाइल है, वो मसाइल की यकसुई हो सके। मैं आपके ज़रिए फिर एक बार हुकूमत से ख़ास तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द पुराने शहर के अंदर एक भरोसा सेंटर्स कायम किया जाए। मिनिस्टर, मैं जनाब अहमद बिन बलाला साहब को मैं भरोसा देता हूं कि भरोसा सेंटर आपके यहाँ जल्द से जल्द कायम किया जाएगा। बस कर। मजलिसी रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने असम्बली इजलास में पुराने शहर में बिजली के मसाइल हल करने के लिए ट्रांसफार्मर की मरम्मत के मराकज़ वगैरह के बारे में बात की। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान भारी बिलों की वजह से गरीब आवाम को दरपेश आ रही परेशानियों के मुताल्लिक भी गुफ्तगू की। जनाब स्पीकर साहब, रियासत तेलंगाना में आज से 6 साल पहले जो आंध्र प्रदेश के नाम से रियासत थी, लेकिन अमली तौर पर अंधेरा प्रदेश में तब्दील हो गई थी। बर्फी का बहरान, हर तरफ अंधेरा, लोग मुसीबतों का शिकार हो रहे थे, बराबर बर्फी की सरबराही जारी नहीं थी और एक कठिन मसला था हर एक के लिए, और बहुत सारी ताकतें इसमें नाकाम हुई। तेलंगाना के अंदर बर्फी को बहाल करने के लिए, उसको खुद मुख्तफी बनाने के लिए, लेकिन 2004 से हमारी रियासत के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब ने पहले ही दिन असम्बली में ऐलान किया था कि 4 साल के अरसे के अंदर हम इंशाअल्लाह इस बर्फी के बहरान पे काबू पा लेंगे, और चुनाचे उनके अमली इक़दामात के ज़रिए ये कामयाबी हासिल हुई कि आज तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह पावर का शॉर्टेज नहीं है। हर तरफ सप्लाई है और हर तरफ बर्फी की सरबराही मुनासिब अंदाज से की जा रही है। खुसूसन शहर के अलावा अजला में भी जहाँ पर बर्फी के लिए बड़ा भयानक हालात थे, वहाँ पर भी बर्फी की सरबराही होने लगी, लोग खुश होने लगे, इससे इस्तेफादा करने लगे। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज इस बहरान में काबू पाने के लिए हुकूमत ने जो इक़दाम किए, यकीनन वो लायक सिताइश है। जबकि 2004 में 7,778 मेगावाट बर्फी की सरबराही होती थी, और आज 6 साल के बाद इसमें इजाफा किया गया, 15,888 मेगावाट का इजाफा हुआ। 2014 में ये जो इजाफा हुआ, इसके लिए हम रियासती हुकूमत को मुबारकबाद पेश करते हैं। आज शहर में, अजला में सेम एक ही सूरत हाल है कि कोई भी बर्फी के मसले में मोहताज या परेशान नहीं है। अब ये टेक्निकली तौर पर कुछ ना कुछ नुकसानात होते हैं और उसकी वजह से आरज़ी तौर पर कुछ दुश्वारियाँ आते हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज हैदराबाद में खुसूसन बर्फी की सरबराही में यकीनन एक बड़ी कामयाबी हुई है,
लेकिन जो अमली तौर पर जो टेक्निकली खराबियां हैं, खामियां हैं, वो तो होती रहेंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये बारिश का मौसम है, हवाएं जब तेज चलती हैं, बारिश तूफ़ानी बारिश होती है तो फौरी लाइट बंद हो जाती है, कहीं वायरां टूट जाते हैं, कहीं ट्रांसफार्मर फेल हो जाते हैं। ये तो रोज़मर्रा का आलम है और चलते रहता है। लेकिन इसके लिए मैं चाहता हूं कि एक सब मुस्तकिल इसका हल तलाश करे कि हमारी वायरिंग इतनी नाजुक ना हो कि थोड़ी सी हवा में वायर टूट जाए या बरक़ी की सरबराही बंद हो जाए, ट्रांसफार्मर की खराबी पैदा हो जाए, केबल की खराबी पैदा हो जाए। इसके लिए एक मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। पुराने शहर में खुसूसन ट्रांसफार्मर के लिए हमेशा अकबरुद्दीन अवैसी साहब इस ऐवान में कहते रहे कि एक जगह लाइट बंद होती है, ट्रांसफार्मर में खराबी होती है तो ट्रांसफार्मर आने तक 6 घंटे लग जाते हैं। इसलिए चंद्रान गुट्टे में एक मुकाम पर इसका रिपेयर सेंटर कायम किया जाए ताकि पुराने शहर के लाइट में जब ट्रांसफार्मर खराबी होती है तो वहाँ का वहीं उनको कम वक्त में बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाया जा सकता है। लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं। मुकाम की निशानदेही की गवर्नमेंट लैंड है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग सेंटर कायम कर सकते हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि एक बहुत बड़ा मसला है, जब कभी भी लाइट बंद होती है तो 6 घंटे 7 घंटे सिर्फ ट्रांसफार्मर के आने में लग जाते हैं। इसलिए अकबर साहब के उस मुतालबे पर आप इक़दाम कीजिए और लोगों को सहूलत पहुँचाइए। आज अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए पुराने शहर में खुसूसन मुतालबे किए गए थे, काम थोड़ा हुआ है लेकिन बहुत सारा इलाका इसमें बाकी है। वो काम की भी आज बेहद ज़रूरत है क्योंकि अंडरग्राउंड केबलिंग के ज़रिए वहाँ की बस्तियों को बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसे मकानों के ऊपर से ST के लेना चले जा रहे हैं कि उस मकानों के रहने वालों के लिए जान का खतरा है। इसलिए एक बड़े पैमाने पर उसका सर्वे करा के पुराने शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग का भी इंतज़ाम करना बेहद ज़रूरी है। आज स्टाफ भी इसमें कमी होती है स्टाफ की, और जो लोग गुजर गए कई लोगों के तकर्रुरात इसमें बाकी है, जिसकी वजह से आवाम की शिकायत को हल करने के लिए दुश्वारी हो रही है। हुकूमत इस पर भी तवज्जो दे और स्टाफ की कमी की शिकायत को दूर करने के लिए नए तकर्रुरात के जरिए इस मसले को हल किया जाए। सब स्टेशन कायम करने के लिए हमारा एक देरीना मुतालबा है। पेटला बुरुज में एक सब स्टेशन के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब की मुसलसिल नुमाइंदगी जारी थी, लेकिन मुकामी अफराद के कुछ रुकावटों की वजह से काम रुका हुआ है। एक सब स्टेशन जो पेटला बुरुज में मॉडर्न मैटरनिटी हॉस्पिटल के बाजू, जिसकी ज़मीन गवर्नमेंट ने अलाट कर दी, टेंडर हो गया, एजेंसी को भी अलाट हो गया, लेकिन बाज़ लोग उसमें रुकावट बन के उस काम को रोके हैं। मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से कि उस रुकावटों को दूर करके वहाँ का काम फौरी शुरू किया जाए। और इस तरीके से शहर में और सब स्टेशन की ज़रूरत थी, जिसकी नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली ने की। मलकपेट और कारवान में भी 2 सब स्टेशन का काम बाकी है, वहाँ पर भी इसकी अगर काम का आगाज़ हो तो पुराने शहर में शटडाउन की शिकायत का खात्मा होगा। और अहम बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग परेशान हैं, उन लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल दिए गए हैं, उस बिल पर हुकूमत को चाहिए कि नज़रसानी करे। खाने को तरसने वाले बड़ी मुश्किल से लॉकडाउन का पीरियड गुजारे, उनके ऊपर क्या गुजरी वही बेहतर जानते हैं। लेकिन हुकूमत जहां गरीबों के साथ हमदर्दी रखती है, गरीबों के साथ अमली तौर पर उनका साथ देते हुए काम करती है, तो मैं चाहूँगा कि इनके बिल के ऊपर रियायत करके ऐसे बिलों की वसूली के लिए रास्ता हमवार करे। तो यकीनन अवाम देने के लिए तैयार है और देना उनका फ़र्ज़ है, देने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत की कुछ रियायत इसमें होना चाहिए। आज हज़ारों रुपए के बिला लगा के गरीबों पे बोझ डाला गया, इस पे थोड़ा नज़रसानी करे और इसके लिए भी एक फैसला करके कोई ऐलान करे तो यकीनन लोगों को फ़ायदा होगा। आज शहर हैदराबाद में जो मुकामात पर केबलिंग की ज़रूरत है और यहाँ पर सब स्टेशनों की ज़रूरत है, उसकी एक तफसीली फहरिस्त भी हुकूमत के पास हम दाखिल करेंगे। बहरहाल मैं आखिरी में ये भी बताऊँगा कि श्री सलम के वाक़े में यकीनन एक अलमनाक वाक़या है और इसके लिए तमाम लोगों के साथ हमारी हमदर्दी है और हुकूमत ने बजा तौर पे
उनकी मदद की है, उनकी इमदाद का ऐलान किया है, यकीनन वो भी इक़दाम काबिल सिताइश है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इक़दाम करे कि आइंदा कभी इस किस्म के हादसात को मौका ना मिले, लोगों की जानों का भी तहफ़्फ़ुज़ हो। मैं इस सिलसिले में जो लोग दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान को कुर्बान किए हैं उनको उनके साथ उनकी फैमिली के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूँ। खुसूसन हमारे श्रीनिवास साहब, सुरेंद्र साहब, मोहन कुमार साहब, वेंकट साहब, उज़मा फातिमा, राम रेड्डी साहब, दीगर कंपनी के जितने लोग इस हादसे में जान गंवाए हैं, यकीनन उनके अफराद ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार करता हूँ। हुकूमत ने माकूल इंतजाम उनके लिए किए हैं और इन इंतजाम के लिए अलबत्ता ये इलेक्ट्रिसिटी के जो कानून आया है उस कानून के ताल्लुक से मेरा मशवरा है कि हुकूमत इसके हर पहलू को गौर करे और इस कानून पर संजीदगी के साथ, अगर ये कानून तेलंगाना रियासत के मफाद में, तेलंगाना के अवाम की तायद में है तो यकीनन इसको रूबे अमल लाने के लिए आप फैसला ले सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखती जिससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचे, लेकिन फिर भी हुकूमत का काम है कि वो इसके तमाम पहलुओं को सोचते हुए, गौर करते हुए इसकी तायद का फैसला करे। मैं आखिर में फिर एक मरतबा आप हजरात का, स्पीकर साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया। हुकूमत तेलंगाना शहर हैदराबाद की कदीम इमारतों को या तो मुनहदिम करने या जदीद तामीर करने के ऐलानात में मसरूफ़ है और मुस्लिम जंग पुल जो हैदराबाद में मशहूर है, जो तकरीबन 123 साल कदीम है, इसको GHMC के महकमा नज़रअंदाज करता देखा जा रहा है। इस पुल की रेलिंग टूट कर गिर पड़ी। असम्बली हल्का बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने आज असम्बली इजलास में आबी आलूदगी के मसले को उठाया। इन्होंने कहा कि मजलिस की जानिब से किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट को मंजूरी दे ताकि आवाम के लिए पानी का बेहतर निज़ाम बनाया जा सके। स्पीकर सर, आपके ज़रिए म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब से मैं कहना चाह रहा हूँ, आज हैदराबाद शहर में काफ़ी पानी की तंगी है सर। तकरीबन हर कॉन्स्टेंसी के अंदर, या बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी होने दीजिए, या कारवान होने दीजिए, या दूसरे जितने भी कॉन्स्टेंसीज होने दीजिए, हर जगह पोल्यूशन आ रहा है। हम कंटिन्यू कंसल्ट ऑफिसर्स को रब्त पैदा कर रहे हैं और उनसे कंप्लेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कंप्लेंट को अटेंड नहीं किया जा रहा है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर सर, लास्ट 2 ईयर से मैं इस असेंबली में ठहर कर आपके सामने कह रहा हूँ कि मेरी कॉन्स्टेंसी के अंदर वीक में 1 दिन की पानी की सप्लाई है सर। उसके वास्ते
आड़ा पहाड़ बोल के इलाका है, वहाँ पर एक SRDP के तहत एक रिजर्वेयर को हम प्रपोज कर चुके हैं और तकरीबन 3 साल हो चुका है। आपके ज़रिए मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूँ, उसके अलावा कारवान में भी बाबा हकीम बाबा की दरगाह का ने भी एक रिजर्वेयर को प्रपोज किया गया है। आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, जितने भी हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है, जितने हम प्रपोजल दिए हैं, आप इमीडिएटली सैंक्शन करिए और आवाम की तकलीफ को दूर करिए। शुक्रिया। అధ్యక్ష గౌరవనీయులు మోజం ఖాన్ గారు ఏదైతే మంచినీటి కొరత అదే రకంగా పెండింగ్ ప్రాజెక్టుల గురించి ప్రస్తావించారో నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష, పరిశీలిస్తాం. सोनू सूद ने फिर जीता लोगों का दिल, ऑनलाइन तालीम के लिए बच्चों में तकसीम किए स्मार्टफोन। कोरोना के चलते माहौल के दरमियान आवाम की हमदर्दी और मदद के लिए आगे बढ़ने वाले बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद फिर बने सुर्खियों में। उन्होंने ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले बच्चों में परेशानी की शिकायत पर तलबा में स्मार्टफोन की तकसीम अमल में लाई। मोबाइल दिया हमारे बच्चों को, तो हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, इसलिए आपको मन से धन्यवाद बोल रहे हैं। जो आदिवासी बच्चे उनकी खुशियाँ लाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा। तो आप ही हमारे लिए बहुत बड़े भगवान है। थैंक यू। संगारेड्डी में 600 किलो गांजा किया गया जब्त। इसकी खरीद और फरोख्त में माली तौर पर कमज़ोर लोगों का किया जा रहा है इस्तेमाल। बताया गया है कि ये लोग मामूली पान शॉप से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में गांजा सप्लाई करने में ये लोग मुलविस हैं। ఒక మల్టీ యాక్సిల్ లారీ మహారాష్ట్ర రిజిస్ట్రేషన్ తోటి ఉన్నటువంటి లారీలో స్టీమ్ కోల్ కింద ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్లో నింపబడ్డటువంటి 600 కిలోల డ్రై గాంజాను పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ 600 కిలోల డ్రై గాంజా కూడా 300 ప్యాకెట్స్లో ఉంది. కరోనా ఎఫెక్ట్ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర తనిఖీలు కొంతమేర తగ్గాయి. ఇదే అదనుగా తీసుకున్న గంజాయి స్మగ్లర్లు అడుగడుగునా గంజాయి పైన ఇతర సరుకులు చేర్చి దర్జాగా రవాణా చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా పూర్తి స్థాయిలో నిఘా పెట్టి కఠిన శిక్షలు అమలు చేస్తేనే తప్ప స్మగ్లర్ల ఆట కట్టించడం సాధ్యం కాదు. मजलिसी रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने आज पार्लियामेंट में MP लाइट फंड से मुताल्लिक़ सवाल उठाए और इन्होंने सड़कों को लेकर किए गए अधूरे कामों से मुताल्लिक़ सवाल किए। श्री इम्तियाज़, ने जब ये फैसला लिया कि 30%
सैलरीज काट दी जाएगी। अगर उससे पहले एक पत्र सभी सांसदों को अगर भेजा जाता और उनसे पूछा जाता कि कितनी सैलरी काटना है कि पैंडेमिक का पीरियड है और आपको भी कंट्रीब्यूट करना है, मैं यकीन के साथ कहता हूं चाहे वो विरोधी पक्ष हो या सत्ताधारी पक्ष हो, सभी कहते कि हमारा 50% ले लीजिएगा या 100% ले लीजिएगा, क्योंकि उस वक्त के हालात वैसे ही थे। क्योंकि ये मेरा सैलरी है, मैं कैसे खर्च करना, किसको देना, ये मेरे हाथ में है। लेकिन एमपी लैड फंड के बारे में जो सभी सदस्यों ने ये बताया है कि लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, ये लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। हम यही सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि 2 साल आखिर हम करेंगे क्या? जब हम चुनकर आते हैं तो बहुत सारे लोगों को वादे करते हैं। आज जब लोग हमसे पूछते हैं कि आपने हमें ये वादा किया था कि ये स्कूल की बिल्डिंग बनाएंगे, ये हॉस्पिटल बनाएंगे, ये सड़क बनाएंगे, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या हम उन्हें ये कहेंगे कि 2 साल के लिए सरकार ने हमसे ये कहा है कि सिर्फ जुमलेबाजी करते रहो, काम कुछ नहीं होने वाला है करके? हम ये सदन से ये मांग करना चाहते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर, जिस तरह से दूसरे सदस्यों ने ये कहा है कि हमारी सैलरी का जितना हिस्सा आप लेना चाहते हैं आप ले लीजिएगा, लेकिन एमपी लैड फंड जो है ये एरिया डेवलपमेंट का फंड है और ये हमारे एरिया के अंदर खर्च करने का ये अधिकार हमें मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। यही आपसे गुहार लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये थी आज की हमारी अहम खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल हैदराबाद को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।